हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो नया सीरीज बिहार स्पेशल स्टार्ट किए थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोग आज बिहार के इतिहास को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बिहार का सामान्य परिचय जो है वो बतलाया है कि बिहार में कितने ज़िले हैं, बिहार में कौन सी जो है वो बोली बोली जाती है, कौन सा बिहार का पक्षी है, वो सारा का सारा मैंने जो है एक वीडियो में कंप्लीट करवाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो बिहार स्पेशल नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप इसी तरह अलग सब्जेक्ट की भी तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग बिहार के इतिहास में पहला जो स्टार्ट करने वाले हैं वो प्राचीन बिहार का इतिहास के बारे में हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं। और चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। तो जो आपका प्राचीन बिहार है, इसको जो है वो आपका 5 भागों में बांटा गया है। पहला पाषाण काल, यानी कि प्राचीन बिहार में पाषाण काल में क्या क्या मिला या फिर क्या क्या खूबी थी। वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य एवं गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। और फिर बौद्ध एवं जैन धर्म के बारे में जो है वो प्राचीन बिहार के इतिहास में हम लोगों को जो है वो पढ़ना है। तो चलिए हम लोग जो है वो शुरुआत करते हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास का स्रोत कहाँ से मिलता है? तो प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए 2 प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है, पुरातात्विक स्रोत और आपका साहित्यिक स्रोत जो है वो किया गया है। तो पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद जो जिसको सारण आज के समय में कहा जाता है, चेचर जिसको वैशाली कहते हैं, मनेर जिसको पटना कहते हैं, यानी कि पटना का पुराना नाम जो है वो मनेर भी कह सकते हैं, एवं सोनपुर जिसको सारण से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृद भांड प्राप्त जो है वो आपका हुआ है। दूसरा है कि मौर्यकालीन अभिलेख लौरियानंदगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुआ है। बराबर की गुफाएं, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक, और चौथा है खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके एवं मूर्तियां आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत मतलब कि यहाँ से मिले हुए हैं। उससे पता चलता है कि बिहार के स्रोत के बारे में हम लोग जो है वो पता करते हैं। तो इससे जो है वो हम लोगों को पुरातात्विक स्रोत के बारे में पता चलता है कि बिहार में जो है वो मौर्यकालीन में कहाँ से क्या मिला है। तो ये पुरातात्विक स्रोत से हुआ। दूसरा है आपका साहित्यिक स्रोत, रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचना, अंगुत्तर निकाय, बौद्ध रचना जैसे अंगुत्तर निकाय हुआ, दीर्घ निकाय हुआ, तो आपका दीर्घ निकाय हुआ, विनय पिटक हुआ, जैन रचना जैसे भगवती सूत्र आदि प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत से हमको बिहार के बारे में मतलब कि प्राचीन बिहार के बारे में पता चलता है। इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे मेगास्थनी जो कि इंडिका बुक इन्होंने लिखा है, उसमें बिहार के बारे में बतलाया है। फाहियान ने जो है वो अपने बिहार के बारे में बतलाया है। इत सिंह और हेनसांग के यात्रा वृत्तांत से भी पता चलता है बिहार के बारे में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जो है वो जानकारी मिलती है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि प्राचीन बिहार का इतिहास का स्रोत 2 है, पुरातात्विक और आपका साहित्यिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लिया कीजिएगा। अगला है, हम लोग पढ़ेंगे पहला कि पाषाण काल। तो पाषाण काल में भी जो है वो पहला हम लोग पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल। इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे। आखेटक का मतलब होता है शिकार करना, यानी कि पूरा पाषाण काल में जो है वो मानव जो है वो आखेटक किया करते थे और खाद्य श्रृंखला को मतलब कि संग्रह किया करते थे। अगला है इसमें कि दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू और खुरपी आदि प्राप्त हुआ है। तो बिहार में आपका अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी कहाँ से मिला है, तो मुंगेर और नालंदा से मिला है। और ये अवशेष लगभग 1 लाख ईस्वी पूर्व के आपके जो है वो माने गए हैं कि पुराना है। दूसरा इसमें है कि मध्य पाषाण काल। तो इस काल में मानव आखेटक, खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक था। मानव द्वारा पहला पालतू पशु जो है वो कुत्ता को बनाया गया था। तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि पूरा पाषाण काल में
मानव सिर्फ आखेटक और खाद्य संग्रह करता था, लेकिन इसमें जो है वो पशुपालक भी करते थे, जो कि पहला आपका पशुपालन करने वाला था कुत्ता। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले जो है वो औजार भी प्राप्त हुए हैं मध्य पाषाण काल से, और ये अवशेष लगभग 40,000 से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक के माने गए हैं। अगला है आपका कि नवपाषाण काल। इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था, यानी कि नवपाषाण काल में जो मानव जो है वो खाद्य उत्पादक भी करने लगे थे और आपके मानव बस्ती भी जो है वो में निवास करने लगे थे। नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुआ है। चिरांद जो कि सारण में है, चेचर जो कि वैशाली में है, मनेर जो कि पटना और सनुआर जो कि रोहतास से पत्थर एवं हड्डियों के औजार जो है वो प्राप्त हुए हैं। कैमूर की पहाड़ी, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुआ है और ये अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व से जो है वो मिलते हैं, तो आपके नवपाषाण काल वो कहलाते हैं। अगला है ताम्रपाषाण काल। चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सनुआर आदि से ताम्रपाषाण काल के अवशेष जो है वो मिले हैं। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं, यानी कि पत्थर के अलावा जो है वो तांबा के औजार भी जो है वो आपके मिले हुए हैं, और ये लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के बाद की जो है ताम्रपाषाण काल। तो यहाँ पर हम लोगों ने ताम्रपाषाण काल पढ़ा, नवपाषाण काल पढ़ा, मध्यपाषाण काल पढ़ा, पूरापाषाण काल पढ़ा कि कहाँ से कौन कौन सा चीज़ का जो है वो अवशेष मिलता है और कितने टाइम तक जो है वो टाइम पीरियड तक ये सारा रहा। अगला हम लोग जो है वो इसमें पढ़ने वाले हैं वैदिक काल। आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को जो है वो वैदिक सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। तो आर्यों द्वारा जो आपके जो कि आर्य मध्य एशिया से माना जाता है कि आए थे, तो उनके द्वारा जो सभ्यता विकसित किया गया था वो वैदिक सभ्यता कहलाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका इतिहास वेदों पर आधारित है। वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व है। वहीं आपका उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। पूर्व वैदिक या फिर ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपका पूर्व वैदिक काल है या फिर ऋग वैदिक सभ्यता है, क्या वो विस्तार बिहार के क्षेत्र में जो है वो विस्तार था? तो नहीं, पूर्व वैदिक काल जो है आपका नहीं था। आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ था, यानी कि उत्तर वैदिक काल जो था वो गंडक नदी के तट तक जो है वो आपका आर्यों का विस्तार हुआ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे बिहार बीपीएससी टीचर हुआ, बिहार एसएससी हुआ, या फिर जो बीपीएससी का होता है सिविल सर्विस का एग्ज़ाम, उसके लिए जो है आप ले सकते हैं, क्योंकि बिहार से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। और इसी अगर आपने पीछे वाला वीडियो किया होगा तो मैंने उसमें जो है विशेष सूची दिखाया था, और सबसे लास्ट में जो है वो बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न जो कि बिहार से संबंधित था वो भी मैं इसमें करवाने वाला हूँ। तो ये सब्जेक्ट वाइज जो है वो आपका चलेगा। अगला है इसमें कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में जो है वो मिलता है, यानी कि बिहार का जो भूगोल के बारे में सबसे पहले कहाँ पर मिला है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, जो कि लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना जो है वो की गई थी। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में किया गया है, जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को जो है वो दर्शाता है। तो जो आपका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें बिहार की चर्चा किस रूप में किया गया है? तो विदेह के रूप में किया गया है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं व्रात्य शब्द से संबोधित किया गया है। तो ऋग्वेद में इसको बिहार को कीकट या फिर व्रात्य शब्द जो है वो दिया गया है। वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश जो है वो कहा गया है। तो ये भी पूछ सकता है कि बिहार को अपवित्र प्रदेश जो है वो किस आपका ग्रंथ में कहा गया है? तो वराह पुराण में जो है वो कहा गया है। तो आप इसको अच्छी तरह से जो है वो नोट कर लीजिएगा। अगला है कि महाजनपद काल।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी जो है वो मिलती है। तो 16 महाजनपदों की जानकारी जो है वो अंगुत्तर निकाय और आपका भगवती सूत्र से जो है वो आपका मिलता है। उसमें 16 महाजनपद में 3 महाजनपद का विस्तार जो है बिहार के क्षेत्र में हुआ है, जो कि वज्जी, जो कि लिच्छवी भी कहते हैं। तो वज्जी का जो है वैशाली मुजफ्फरपुर क्षेत्र में जो है विस्तार मिलता है। मगध का पटना, गया, नालंदा क्षेत्र में जो है विस्तार मिलता है। वहीं अंग का भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में जो है वो आपका विस्तार मिलता है। तो 16 महाजनपदों में बिहार में कितने महाजनपदों के बारे में मिलता है? तो आपका 3 महाजनपदों के बारे में मिलता है। आप जो है कमेंट में बतलाइएगा कि यूपी जो है इसमें जो है वो कितने महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है। यूपी जो प्रदेश है, जो आपका वज्जी संघ महाजनपद है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ जो है वो था। वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इक्ष्वाकु इस संघ के 8 जनपद थे। वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध जो है वो जनपद था आपका लिच्छवी। लिच्छवी की राजधानी जो है वो वैशाली हुआ करती थी। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने किया था। तो वैशाली जो नगर की स्थापना किसने किया था? तो राजा विशाल ने किया था, और यह जो है लिच्छवियों की राजधानी थी। अगला है लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वज्जी संघ भी प्रमुख जनपद थे। वज्जी या फिर लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दिया जाता है। तो लिच्छवी को या फिर वज्जी संघ को जो है वो विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दिया जाता है। और ये क्वेश्चन जो है वो न जाने कितनी बार हर एग्जाम में जो है वो अलग अलग एग्जाम में आपका पूछा गया है। अगला है कि मगध महाजनपद। मगध राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक जो है वो शक्तिशाली था। तो आपका 16 महाजनपदों में से सबसे अधिक शक्तिशाली कौन सा महाजनपद था? तो मगध महाजनपद था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज राजगिरी थी, और यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया के क्षेत्र में था और कुछ नालंदा में भी। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम जो है अथर्ववेद में मिलता है। तो मगध और अंग महाजनपदों का वर्णन सबसे पहले जो है कहाँ पर मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अगला है आपका अंग महाजनपद। तो अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में था, और मुंगेर में बिहार में सबसे ज़्यादा जो है वो सोना का भंडार मिला है। ये जो है कल बिहार पुलिस के एग्जाम में आया था, आप इसको याद रखिएगा। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। अंग के अंतिम शासक बृहदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में जो है वो आपका मिला लिया था। तो आज जो है वो हम लोग इतना ही पर जो है रोक देते हैं। मगध का उत्कर्ष और उसके राजवंश के बारे में हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको भी पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। मैं जो इसको धीरे धीरे करके जो है वो सभी सब्जेक्ट को बिहार स्पेशल में चलाया हूँ, तो सभी को जो है वो ख़त्म कर दूंगा। आप जो है बस इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है अब अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।